Hello everyone, my name is कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले द जीन्स विच इज इन्वॉल्व इन द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो मैं तुम्हें इंटीरियर पोस्टल एक्सिस का फॉर्मेशन बता चुकी हूँ, वेंट्रल और डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। तो कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीजें जो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पूछी जाती हैं, दैट आर द जीन्स विच बेसिकली इन्वॉल्व इन द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। तो आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे जो सुबह का जो टाइमिंग है क्लास का वो चेंज हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सुबह 10 बजे तुम्हारी क्लास होगी, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराऊंगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये तुम्हारी मंडे टू फ्राइडे की वाली क्लास होने वाली है। ओके, तो जिन बच्चों ने मेरी लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं, तो एक बार लाइव क्लासेस ज्वाइन करना आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम चीज़ों बेसिकली क्वेश्चंस को अप्लाई करना, तो वहाँ से तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 4 बजे वाली जो क्लास है, जो ये वाली क्लास है, ये आपकी रेगुलर बेसिस पे होती है, जहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सीएसआई यूजीसी ने क्लिप पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है। तो जिन बच्चों ने ये ज्वाइन नहीं करी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी स्पेशल क्लासेस लेनी है और फ्री क्लासेस लेनी है, तो आप अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है बेटा वहाँ पे ले सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद में आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको क्या करना है, कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आपको उसके लिए एक कोड अप्लाई करना होता है। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10। ये कोड अप्लाई करने के बाद में आपको 10% का ऑफ यहाँ पे अगर प्लस कोर्सेज लेने हैं। नहीं तो अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है जो बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस हैं, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई करिएगा, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है फ्री क्लासेस, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो। बेटा, अगर आपको प्लस क्लासेस लेनी है तो आप प्लस क्लासेस भी ले सकते हो। ये जो प्लस क्लासेस होती हैं, ये तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाता है, आपका पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। कोई सेशन होते हैं बेटा, आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं और आपके डाउट सेशन भी होते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रह जाता है, तो वो भी वहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या होते हैं प्लस क्लासेस का, जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरी मिलेंगी, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। तो ये जो लाइव क्लासेस होती हैं, अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उन्हें रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। एक दिन में नॉर्मली हमारा +15 लाइव क्लासेस होती हैं, हर टीचर की लाइव क्लासेस होंगी और उसके बाद उनको आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको अगर प्लस कोर्सेज का बात करा जाए, तो मेरे जो प्लस कोर्सेज है बेटा 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट जो है बेटा कंप्लीट करा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने भी ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। 2 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं, जहाँ पे जितने भी डेल्जी वाले कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स वाले कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको यूनिट 1 से 11 तक कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो अभी तुम्हारा दिसंबर मंथ में जो है यूनिट फर्स्ट यहाँ पे चल रहा है, तो किसी को ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। प्राइस बेटा आपके प्लस वाले बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है। तो अगर आपको प्लस कोर्सेज लेने हैं तो अभी ले लेना, थोड़ा टाइम मत लगाना, वरना प्राइस जो होंगे बेटा वो काफी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस का इशू हो सकता है बाद में, तो अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना लेना है तो आप जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करना। प्लस कोर्सेज का जो अगर आपका चार्ट देखा जाएगा, तो आपको फिर प्लान चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 6, 12, 24 मंथ्स वाला चूज कर सकते हैं। तो अगर 12 मंथ्स वाला चूज करना है, तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है 12 मंथ्स का। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड बेटा आपको यूज करना है वो है कुमकुम 10, KUM 10 आप कोड अप्लाई करोगे, जिसके बाद में आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और ऑफ मिलने के बाद में और 10,395 रुपीज आपको पे करने होते हैं। तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपको पेमेंट करनी है बेटा, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ईएमआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है।
आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है, तो आप ईएमआई के थ्रू भी पे यहाँ पे कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है जो बिल्कुल फ्री वाली होती है, उसके लिए आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो बेटा आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, जब मैंने तुम्हें एंटीरियर पोस्ट एक्सेस का फॉर्मेशन जब पढ़ाया था, तब तुम्हें एक स्लाइड दिखाई थी मैंने ये वाली। तो आज ये हम स्लाइड को पूरा समझने वाले हैं और पूरा देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या हम आज करने वाले हैं। हमें देखना है कि जीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो जो इंसेक्ट है बेसिकली जो ऑर्थोपोड से बिलोंग करती है, आई थिंक सबको पता होगा ऑर्थोपोड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोड जो फाइलम है उसमें इंसेक्ट्स आता है जो एक हेक्सापोड्स में होता है। ठीक है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें तुम्हारा ड्रोसोफिला आता है। तो आज हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसके डेवलपमेंट के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं। अब पहले बताते हैं मेटर्नल जीन्स। तो जो मैटरनल जीन्स होते हैं वो जीन्स होते हैं जो तुम्हारा एक्सप्रेस्ड होते हैं oocyte में बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली मैटरनल जीन्स है मतलब जो मदर से जीन्स आ रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले उनके अंदर एक्सप्रेस होते हैं, उन्हें मैटरनल जीन्स बोला जाता है। अब मैटरनल जीन्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बाइकॉइड हो गया तुम्हारा, ठीक है, कॉर्डियल हो गया, नेनोस हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या थे, मैटरनल जीन्स थे जो मैटरनल के oocyte में प्रेजेंट होंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोसेस के। ठीक है, उसके बाद में आते हैं तुम्हारे सेगमेंटेशन जीन। कितने भी सेगमेंटेशन जीन्स हैं, गैप जीन्स है तुम्हारा, पेयर रूल जीन है तुम्हारा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन है और तुम्हारा होम्योटिक सेलेक्टर जीन है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेगमेंटेशन जीन होते हैं जो तुम्हारे जाइगोटिक जीन्स होते हैं। जाइगोट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो स्पर्म है बेटा, जैसे ये माना मेरा ड्रोसोफिला हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा माइक्रोपाइल एंड होता है उस साइड में, ठीक है, जो फीमेल वाला एग होता है। तो यहाँ पे स्पर्म आता है और स्पर्म आपके फ्यूज कर जाता है एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट विल फॉर्म अ नंबर ऑफ जीन्स। तो जो जाइगोटिक जीन्स होते हैं मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जीन्स बनते हैं वो तुम्हारे गैप जीन्स होंगे, तुम्हारे पेयर रूल जीन्स होंगे, तुम्हारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं और होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे ये तुम्हारे मैटरनल जीन्स होते हैं, बाइकॉइड हो गया, हंचबैक हो गया, कॉर्डियल हो गया, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे गैप जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे गैप जीन्स को एक्टिवेट करेंगे बाद में। उसके बाद क्या होता है तुम्हारे जो गैप जीन्स होंगे वो तुम्हारे आगे वाले जीन्स को एक्टिवेट करेंगे विच वी कॉल्ड पेयर रूल जीन्स। तो आगे वाले जीन्स को एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे जो पेयर रूल जीन्स होंगे वो आगे वाले जीन्स को एक्टिवेट करेंगे विच वी कॉल्ड सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, तो इनको एक्टिवेट किया जाएगा। और बाद में ये सब मिलके जितने भी तुम्हारे सेगमेंटेशन जीन होते हैं साथ में मिलके तुम्हारे होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। तो एक एक्टिवेशन का तरीका होता है, उसके बाद एक एक प्रोसेस के बाद में तुम्हारा पूरा जो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट है बेटा वो देखने को मिलता है। अब आते हैं तुम्हारे प्रोसेस ऑफ द सेल फेट कमिटमेंट। अब तुम्हें पता होगा कि जब तुम्हारा सेल का फेट डिटरमाइन होता है, तो जब ड्रोसोफिला का सेल फेट डिटरमाइन होने वाला है कि उसको कौन सा सेगमेंट बनना है, कौन से सेगमेंट के बाद में एंटीरियर एक्सिस कौन सी फॉर्मेशन होने वाली है, पोस्टीरियर कौन से फॉर्म होने वाली है, तो एक सेल फेट का कमिटमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे दो स्टेप होते हैं बेटा, एक होता है स्पेसिफिकेशन वाला, ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ और एक बार मैं थ्योरी में पढ़ा भी दूंगी तो तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड होता है कमिटमेंट डिटर्मिनेशन वाला। ठीक है, अब ये जीन्स होते हैं दो चीजों में तुम्हारा सेल्फी का कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें अब एक पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, वहां पे तो तुम्हें कमिटमेंट देना होगा, अपना पोटेंशियल बताना होगा कि तुम क्या बनाने वाले हो। तो जो पहला होता है बेटा स्पेसिफिकेशन, उसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये एक लिबाइल प्रोसेस होता है। लिबाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर उसका कंडीशन थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, वो अपने एक पर्टिकुलर कमिटमेंट के साथ में नहीं रहने वाला है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस होता है बेटा रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे ये जब मैंने तुम्हें बेसिक पढ़ाया था डेवलपमेंट बायोलॉजी का तब भी समझाया था, तो अभी भी समझा देती हूँ। जैसे ये तुम्हारी सेल थी बेटा, इसका पोटेंशियल था कि तुम्हारा मसल का बनाने वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा इसका पोटेंशियल था, ये मसल का फॉर्मेशन करने वाला है। लेकिन क्या हुआ, इसको हमने न्यूरॉन सेल के साथ में रख दिया, इसको मैंने न्यूरॉन सेल के साथ में रख दिया। तो नॉर्मली जो मसल सेल्स को यहाँ पे मसल बनाना था, लेकिन इन न्यूरॉन सेल्स के इन्फ्लुएंस में आके
इनके चक्कर में आके उसने क्या करा, इसने भी पूरा न्यूरॉन का फॉर्मेशन ही कर दिया। उसने जो अपना पोटेंसी था, जो उसका फेट बनने वाला था, वो फेट नहीं बनाया और उसने उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से अपना जो फेट था वो चेंज कर दिया। तो ये जो होता है बेटा स्पेसिफिकेशन होता है, जो कमिटमेंट का फर्स्ट वाला स्टेप होता है, जो एक लिबाइल फेज होगा और जो रिवर्सिबल फेज वहां पे देखने को मिलता है। ये होता है पहला स्पेसिफिकेशन। सेकंड जो होता है बेटा, हाँ इधर मैं समझा रही हूँ इसलिए इसको भी मत देखना। सेकंड आता है तुम्हारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा सेल स्पेसिफिकेशन हो रहा होता है, मतलब क्या हुआ, उसने पोटेंशियल क्या थी उसके अंदर कि मुझे न्यूरॉन्स ही बनाना था, ठीक है, न्यूरॉन्स बनाना था या फिर उसको मसल्स बनाना था। जो नॉर्मली ने पीछे वाला एग्जांपल दिया वही ले लेते हैं, इसको मसल्स बनाना था। अब हमने क्या करा, इसको एक ऐसी कंडीशन में डाला जहाँ पे न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे और मैंने इसको डाल दिया मसल को यहाँ पे। लेकिन कुछ भी कंडीशन के होने के बाद भी, उस चीज के होने के बाद भी उसने क्या बनाया, उसने उसका मसल का ही फॉर्मेशन किया, उसने न्यूरॉन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं किया। मतलब वो अपनी पोटेंसी जो था, जो उसका फेट था, उसके हिसाब से ही काम करता है। मतलब जो पोटेंसी थी वही उसने फेट डिटरमाइन किया है, जो उसने सोचा था पहले से उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिटरमिन्ड रहा। तो इसको बोला जाता है बेटा इरिवर्सिबल स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, या फिर ये जो प्रोसेस होती है ये कभी भी तुम्हारे रिवर्सिबल नहीं होगी। तो डिटर्मिनेशन मतलब ये होता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे चलती है इंजीनियर्स में, उसके बाद ही तुम्हारा एक पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ द सेल फेट कमिटमेंट एंड द ड्रोसोफिला appears टू हैव टू स्टेप, एक होता है स्पेसिफिकेशन और एक होता है डिटर्मिनेशन, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है ना। जब ये ट्रांजिशन होता है स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन तक, तो ये जो होता है तुम्हारा कि जहाँ पे तुम्हारी लिबाइल प्रोसेस है, जहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है जब वो कन्वर्ट हो जाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में विच वी कॉल डिटर्मिनेशन, तो ये जो मीडिएट किया जाता है, ये सेगमेंटेशन जो जीन है बेटा वो उसको मीडिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन से लेके जाते हैं जहाँ पे उनका फेट जो है डिटरमाइन पूरी तरह कर दिया जाता है। सेगमेंटेशन जीन्स डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू द 14 सेगमेंट। तो जो सेगमेंटेशन जीन होते हैं उस एम्ब्रियो को 14 पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आगे मैं बताऊंगी कैसे पैरा सेगमेंट्स बनने वाले हैं, कैसे तुम्हारा जो सेगमेंटेशन है प्रॉपर्ली देखने को मिलने वाला है, कैसे तुम्हारा एंटीरियर सेगमेंट कैसे दिखेगा, पोस्टीरियर कैसे सेगमेंट दिखेगा, वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना है। अब इस दिन मैंने उस दिन जब तुम्हें समझाया था तब ये वाला पूरा डायग्राम समझाया था, आज भी एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में पोलैरिटी होती है, मैटरनल अफेक्ट देखने को मिलता है, मैटरनल इफेक्ट देखने को मिलता है। जितने भी तुम्हारे मैटरनल जीन्स होते हैं, कौन कौन से जीन्स होते हैं बेटा मैटरनल जीन्स, तुम्हारे बाइकॉइड हो गया है, तुम्हारा हंचबैक हो गया है, तुम्हारा कॉडल हो गया है, नेनोस हो गया है, ये तुम्हारे क्या होते हैं हंचबैक प्रोटीन, जो मैटरनल जीन्स होते हैं, जो एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं और जो डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारा एंटीरियर एक्सिस कौन सा होगा, पोस्टीरियर एक्सिस कौन सा होगा। तो ये सारे के सारे तुम्हारे मैटरनल जीन्स होते हैं। अब ये मैटरनल जीन्स क्या करते हैं, एक और जीन को एक्टिवेट करेंगे विच वी कॉल्ड गैप जीन्स, जो तुम्हारे जाइगोटिक जीन्स होते हैं। अभी गैप जीन क्या करते हैं कि तुम्हारा सेगमेंटेशन कर देते हैं, इसका भी सेगमेंटेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, इसका भी सेगमेंटेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे पेयर रूल जीन आते हैं। पेयर रूल जीन को कौन एक्टिवेट करता है, गैप जीन्स एक्टिवेट करते हैं। वो क्या करते हैं सेगमेंट के पास में, जैसे ये तुम्हारे सेगमेंट्स हो गए, ये तुम्हारे सेगमेंट्स हो गए। अब ये क्या करेंगे उन सेगमेंट का, जैसे ये माना मेरा सेगमेंट था, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट था। अब इस सेगमेंट का एंटीरियर पोर्शन जो है बेटा और जो तुम्हारा पोस्टीरियर पोर्शन है उसको डिटरमाइन करेंगे, सेकंड वाले के एंटीरियर पोर्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो डिटरमाइन करते हैं तुम्हारे पैरा सेगमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं विच वी कॉल्ड पेयर रूल जीन्स, ये पैरा सेगमेंट जीन को डिटरमाइन करते हैं। अब आता है सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जो तुम्हारा पूरा सेगमेंट की पोलैरिटी को बता देंगे वहां पे कि पोस्टीरियर साइड में कौन जीन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, इंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो पूरी पोलैरिटी जीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये तीनों के तीनों मिलके क्या करते हैं, तुम्हारे होमेटिक जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। और ये जो होमेटिक जीन्स होते हैं बेटा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक तुम्हारे थोरेक्स के रीजन पे कितने तुम्हारे लेग्स बनने वाले हैं, कितनी तुम्हारी विंग्स बनने वाली है, हॉल्टर्स कहाँ बनेंगे, ये सब डिटरमाइन किया जाता है होमेटिक सेलेक्टर जीन्स के थ्रू। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि तीनों के तीनों जीन मिलकर एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं जाइगोटिक जीन्स, गैप जीन्स, फिर पेयर रूल जीन्स, फिर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। ओके, पहला आता है जाइगोटिक जीन्स। देखो, जाइगोटिक जीन्स की मैं बात करी जाती हूँ तो ये जो मेटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो तुम्हारे मेटरनल जीन्स है बेटा, वो क्या करते हैं, वो इन जाइगोटिक जीन्स का एक्सप्रेशन कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान ध्यान में रखना है। तो ये जो मेटरनल जीन होंगे इनका एक्सप्रेशन कराएंगे जाइगोटिक जीन्स का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आते हैं गैप जीन्स पे। अब गैप जीन्स का गैप नाम क्यों रखा गया,
तो बेसिकली जैसे तुम्हारा ड्रोसोफिला हो गया, यहाँ पे ये सेगमेंटेशन कराते हैं। तो अगर सेगमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, मतलब अगर गैप जीन्स में कोई भी म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बेटा गैप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। इसीलिए इन्हें इस पर्टिकुलर पैटर्न की वजह से इन्हें गैप जीन्स बोला जाता है ना। और ये पहले जीन्स है जो तुम्हारे ज़ाइगोटिक जीन्स में देखे जाते हैं। अब ये जो गैप जीन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिटरमाइन करता है कि पेयर रूल जीन्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। बेसिकली जो मेटरनल जीन्स है वो तुम्हारे ज़ाइगोटिक जीन्स बेसिकली तुम्हारे गैप जीन को एक्टिवेट करेंगे, और ये जो गैप जीन है बेटा वो तुम्हारे आगे वाले जीन विच वी कॉल्ड पेयर रूल जीन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, एक दूसरे बारे में आगे आगे चीजों को एक्टिवेट किया जाता है। तो उस टाइम में मैं बता चुकी थी मेटरनल जीन्स, आई थिंक मैं पढ़ा चुकी हूँ सारे के सारे। तुम्हारे बाइकॉइड हो गया, नैनोज हो गया, जिन्होंने वो बच्ची क्लासेस नहीं देखी तो आप देख सकते हो। बाइकॉइड हो गया, नैनोज हो गया, कॉर्डल हो गया, हंचबैक हो गया, सारे के सारे तुम्हारे मेटरनल जीन्स हैं जो ये बता चुकी हूँ। अभी मेटरनल जीन्स हमारे ज़ाइगोटिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं विच वी कॉल्ड गैप जीन्स। अभी हम गैप जीन्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी आगे वाली जीन्स को तुम्हारा अभी नाम नहीं बता रही हूँ, हम उसके साथ साथ तुम्हारे नाम देखते जाएंगे। गैप जीन्स में कौन से आते हैं, तुम्हारे नर्व्स हो गया, क्रूपल हो गया, आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जाइंट हो गया, तुम्हारा हंचबैक हो गया और टेललेस हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा तुम्हारे गैप जीन्स है। और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हंचबैक तो मैम इधर भी आया इधर भी आया, तो हंचबैक तुम्हारा गैप जीन्स में भी आता है और तुम्हारा मेटरनल जीन्स में भी आता है। ठीक है, तो इसको भी याद में रखना है, ये चारों के चारों पांचों पांचों इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में कभी आते हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये है तुम्हारे गैप जीन का एक्सप्रेशन। अब तुम्हें देखने को मिल रहा होगा ये तुम्हारा एंटीरियर एक्सिस हो गया है, ये तुम्हारा पोस्टीरियर एक्सिस हो गया है। अब यहाँ पे एक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जो तुम्हारा जो डिफरेंट तुम्हारे जीन्स है वो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे नर्व्स है बेटा, वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, तुम्हारा यहाँ तक एक्सप्रेस हो रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका ग्रेडियंट बना है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कम हो गया है। उसके बाद जाइंट का फॉर्मेशन होता है, बीच में तुम्हारा क्रूपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीच में तुम्हारा क्रूपल होता है। उसके आसपास जो होता है तुम्हारे जाइंट और टेललेस होते हैं। और जो नर्व्स होता है बेटा, एक तुम्हारा क्रूपल के इधर होता है और तुम्हारा नेक एक इधर प्रेजेंट होता है। तो ये क्यों होता है ये हम अभी देखेंगे, क्यों ऐसे गैप जीन का ऐसे वाला एक्सप्रेशन क्यों देखने को मिलता है ये हम अभी देखेंगे। देखो, क्रूपल ट्रांसक्रिप्ट अपीयर्स ओवर द रीजन where the hunchback begins to decline। तो बेसिकली जो क्रूपल होता है वो तुम्हारा कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे तुम्हारा हंच बैक जीन का जो एक्सप्रेशन है बेटा वो यहाँ पे डिक्लाइन होने वाला होता है। तो जो हंच बैक का होता है वो एंटीरियर एक्सिस में तुम्हारा ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे हंच बैक ज्यादा होगा वहाँ पे तुम्हारा क्रूपल प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पे हंच बैक का एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, डिक्लाइन हो जाता है, वहाँ पे तुम्हारा क्रूपल का जो एक्सप्रेशन है बेटा वो देखने को यहाँ पे देखने को मिलता है। So high level of the hunchback protein also prevent the transcription of the posterior gap genes। जैसे तुम्हारा नर्व्स हो गया, तो उसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होने दिया जाता है, नर्व्स का इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो अगर तुम्हारा हंचबैक का प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ इस वाले पार्ट में ज्यादा होगा, इस वाले पार्ट में ज्यादा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, क्रूपल का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्रूपल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए जो क्रूपल का फॉर्मेशन होता है कैसे देखने को मिलता है, जहाँ पे जो हंचबैक का जो प्रोटीन है बेटा, जहाँ का एक्सप्रेशन है बहुत कम होता है, डिक्लाइन हो जाता है, वहाँ पे तुम्हारा क्रूपल का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है कि नब्स वाला नब्स वाला क्या है, a gradient of the caudal protein highest at the posterior pole is responsible for activating the abdominal gap genes, nerves and giant. The boundaries between the region of gap gene transcription are probably created by the mutual repression। तो बेसिकली होता क्या है तुम्हारा, नर्व्स का क्या होता है, ये तुम्हारे तो पोस्टीरियर रीजन में बनने वाला है। सेकेंडली क्या होता है तुम्हारे इस वाले पार्ट में क्यों बन जाता है, क्योंकि जो क्रूपल होता है बेटा वो भी क्या करता है, इस नब्स को इनिबिट करता है, एक म्यूचुअल रिप्रेशन दिया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तो तुम नहीं आ सकते हो, अगर तुम वहां पे प्रेजेंट हो तो मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। तो जो नब्स होता है वो क्रूपल जो होता है नब्स को अपने आसपास नहीं बनने देगा। क्रूपल इज ऑल्सो इनिबिटेड बाय द नर्व्स, और नर्व्स भी क्रूपल को इनिबिट करता है कि जहां मैं एरिया में रह रहा हूँ वहां पे तुम्हें नहीं आना है। Activated by the low level of the bicord and the low level of the hunchback, which establish the posterior boundary of the crupal expression। Okay. The nerves appears to be spontaneously activated. It is represented by the hunchback। तो जहाँ पे hunchback ज्यादा होगा वहाँ पे nerves हमारा spontaneously activate होने वाला है। Hunchback repression thus define the anterior bound of the nerves। तो देखो ये हो गया तुम्हारा नर्व्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व प्रेजेंट होगा, और जैसे जैसे हंचबैक का तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा वहाँ पे इसका पोस्टीरियर सेगमेंट जो है देखने को यहाँ पे देखने को मिलता जाएगा।
तो ये याद में रखना है कि कहाँ से कौन-कौन एक्टिवेट हो रहा है। अगर तुम उस पर्टिकुलर टास्क उस पर्टिकुलर एरिया को याद रखोगे, एक तो ये चीज़ याद रखनी है क्रूपल और नर्व्स आपस में म्यूचुअल रिप्रेशन शो करते हैं। जहाँ पे क्रूपल प्रेज़ेंट होगा वहाँ पे नर्व्स नहीं देखने को मिलेगा। क्रूपल होता है बिल्कुल बीच में मिलता है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा हंचबैक डिक्लाइन करने की कोशिश करता है वहाँ पे तुम्हारा क्रूपल देखने को मिलेगा। और जो नर्व्स होता है वो तुम्हारे क्रूपल वाले एरिया में नहीं आएगा और क्रूपल जो होगा नर्व्स वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। Due to more efficient inhibition of nerve genes by the hunchback, nerves is expressed more posteriorly in the embryo compared to the Krupal. हमें पता है जो क्रूपल है बेटा वो कहाँ पे मिलता है, एंटीरियर साइड में मिलता है, सॉरी मिडिल साइड में मिलता है। तो जो नर्व्स होता है बेटा पोस्टर साइड में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो तुम्हारा नर्व्स है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो ये तुम्हारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो गिलबर्ट है बुक से वहां से लिया गया है। देखो ये तुम्हारा हंचबैक था, ठीक है, ये तुम्हारा हंचबैक था, या फिर ये तुम्हारा जीन का एक्सप्रेशन था। जहां पे तुम्हारा हंचबैक अच्छा होता है वहां पे जाइंट का एक्सप्रेशन भी प्रॉपर्ली देखने को मिलता है, प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा। जहां पे तुम्हारा हंचबैक गिरना स्टार्ट होगा मतलब उसका जो एक्सप्रेशन होगा डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, वहां पे क्रूपल का एक्सप्रेशन काफी अच्छा हो जाता है। तुमने देखा ये क्रूपल का एक्सप्रेशन कितना अच्छा हो गया है। जैसे तुम्हारा क्रूपल का एक्सप्रेशन कम हो जाता है बेटा, जैसे तुम्हारा क्रूपल का एक्सप्रेशन कम हो जाता है, नर्व्स का जो वो है तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे जाइंट का एक्सप्रेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब चाहे तुम्हारा क्रूपल आगे होगा चाहे नर्व्स ज्यादा होगा वहाँ पे जाइंट का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे क्रूपल नहीं होगा नर्व्स नहीं होगा वहाँ पे जाइंट का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। और जो हंचबैक और जाइंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल तुम्हारा एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, क्रूपल जहाँ होगा वहाँ पे नर्व्स नहीं होगा, जहाँ पे नर्व्स होगा वहाँ पे क्रूपल नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे क्रूपल और नर्व्स नहीं होंगे वहाँ पे तुम्हारा जाइंट होगा, ठीक है। जहाँ पे जाइंट होगा वहाँ पे क्रूपल और तुम्हारा नर्व्स वाला नहीं होगा। और जहाँ पे तुम्हारा हंचबैक का जो मॉर्फोजेनिक जो ग्रेडियंट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे क्रूपल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और क्रूपल तुम्हारा बिल्कुल सेंटर में बनता है, मिडिल में बनता है, जहाँ पे हंचबैक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरी तरह डिक्लाइन हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कभी आते हैं तो ये पूरा का पूरा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना अगर कर लोगे तो तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन अगर सॉल्व आना होगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आते हैं पेयर रूल जीन्स पे। अब क्या होगा, तुम्हारे गैप जीन का एक सेगमेंटेशन उन्होंने बना दिया है, एक प्रॉपर सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सेगमेंटेशन देखने को मिल गया है। अब पेयर रूल जीन्स क्या करते हैं, the transcription of the different pair rule genes result in the stripped pattern of the 7 vertical bands perpendicular to the anterior posterior axis। अब ये कैसे दिखने वाला है हम देखेंगे। अब ये जो गैप जीन्स होते हैं बेटा वो इनकी शिकायत नहीं, सॉरी, इनकी सिफारिश क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिफारिश आई थिंक, तो उनकी करते हैं और उसके बाद पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है और तुम्हारे आगे जो एक्सप्रेशन है पेयर रूल जीन्स का वो देखने को यहाँ पे मिलता है। अब ये कौन कौन से पेयर रूल जीन्स होते हैं एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेयर रूल जीन्स में कौन से आते हैं, हेयरी हो गया, इवन स्किप्ड हो गया, रंट हो गया। तो बेसिकली जो पेयर रूल जीन्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिवीजन होता है इनका। तो जो प्राइमरी होते हैं, हेयरी हो गया, इवन स्किप्ड हो गया, रंट हो गया, ये तुम्हारे प्राइमरी होते हैं। उसके बाद तुम्हारी सेकेंडरी का एक्टिवेशन होता है जिसमें फुशी तराजू आएगा, तुम्हारा ऑड स्किप्ड आ जाएगा, पेयर्ड आ जाएगा, स्लॉपी पेयर्ड आ जाएगा। ये सारे के सारे तुम्हारे पेयर रूल जीन्स होते हैं जो आगे गैप जीन्स उन्हें एक्टिवेट करता है। ओके, अब आते हैं तुम्हारे पेयर रूल genes are the first gene to be expressed in a specially periodic pattern in the Drosophila embryo and are collectively responsible for patterning the expression of the segment polarity। तो बेसिकली जो सेगमेंट का तो फॉर्मेशन हुआ है ये तुम्हारा गैप जीन से एक सेगमेंटेशन बना दिया, ये दो सेगमेंट हो गए तुम्हारे। अब यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट का एक पोलैरिटी डिटरमाइन किया जाता है विच बेसिकली ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन द segmentally reiterated compartment boundaries known as para-segment boundaries। जैसे माना इस सेगमेंट का जो स्टार्टिंग वाला वो है वो तुम्हारा एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा बेटा, है ना, और इस पर्टिकुलर का सेगमेंट जो होगा उसका पोस्टीरियर पोर्शन ये होगा। तो एक सेगमेंट पोलैरिटी जो है बेटा वो डिटरमाइन कर दी जाती है। एक सेकंड में कलर चेंज करती हूँ फिर समझ में आएगा थोड़ा, कि देखो ये तुम्हारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया इस वाले सेगमेंट का और ये तुम्हारा एंटीरियर पोर्शन हो गया। तो एक तुम्हारा सेगमेंट की पोलैरिटी डिटरमाइन कर दी जाती है कि तुम्हारा इसमें से भी पोस्टीरियर वाला फॉर्म कौन सा होगा, एंटीरियर वाला क्या होगा। तो ये जो होता है तुम्हारा एक सेगमेंट पोलैरिटी जिसे पैरा सेगमेंट बोला जाता है वो यहाँ पे वो कर दिया जाता है, डिटरमाइन कर दिया जाता है। और इसीलिए इसको बोला जाता है जेब्रा पैटर्निंग।
ठीक है, ज़ेब्रा पैटर्न इसमें देखने को मिलता है, जो पेयर रूट जीन्स जो डिटरमाइन करते हैं। अगर कभी पेयर रूट जीन्स नहीं होंगे, अगर उनमें ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाएगा, तो ये जो तुम्हारा सेगमेंट पोलैरिटी है बेटा वो देखने को नहीं मिलेगा। तो व्हिच कॉजेस द लॉस ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट्स। तो जो सेगमेंट्स में तो तुम्हें एक पैटर्न देखने को मिला था, वो तुम्हें नॉर्मल जो पैक सेगमेंट है बेटा वो देखने को नहीं मिलेंगे, प्रॉपर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये भी तुम्हारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी गिलबर्ट का फिगर है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है गिलबर्ट, उसमें सारी चीजें तुम्हारी दे रखी हैं, तो उसी की वजह से समझाने की कोशिश करूंगी। देखो ये हो गया तुम्हारा इवन स्किप्ड का, यहाँ पे तुम्हारा ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो रखा है, ये तुम्हारा फूशी तराजू हो रखा है, तो एक प्रॉपर जो सेगमेंट पोलैरिटी है वो देखने को मिलती है कि कौन सा जो रीजन है वो क्या बनाता है। तो एक जेब्रा पैटर्न, जेब्रा का एक पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है जब हम पेयर रूजीन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 3 6 और 7 7 यहाँ पे सेगमेंटेशन का जो पैरा सेगमेंटेड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। अब आते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स पे। ठीक है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि तुम्हारे गैप जीन्स ने पेयर रूट जीन्स को एक्टिवेट किया है, पेयर रूट जीन्स में से उसके बाद तुम्हारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को एक्टिवेट किया जाता है। पेयर वो जीन्स जो होते हैं तुम्हारे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एमडीओ को पैरा सेगमेंट्स में। ठीक है, पैरा सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक अदर जीन्स को, विच वी कॉल्ड होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। तो सारे के सारे मिलके उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं उस पर्टिकुलर जीन्स का, और तुम्हारा जो सेगमेंटेशन है प्रॉपर्ली, जहाँ पे कहाँ पे तुम्हारा लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, विंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा देखने को मिलता है। पहले सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स देख लेते हैं कौन से होते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं बेटा, अच्छा सेम कलर हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं बेटा वो होते हैं तुम्हारे विंगलेस हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्यूबिटस इंटरप्टस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस्ट हो गया तुम्हारा, एनग्रेल्ड हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेजहॉग हो गया है तुम्हारा, उसके बाद आर्माडिल्लो हो गया है, फ्यूज्ड हो गया है, गूसबेरी हो गया है। ये सारी के सारी क्या है, तुम्हारी सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे तो फिर तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। अब ये जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं ये फर्दर डिवीजन कर देते हैं, 14 का सेगमेंट यहाँ पे बना दिए जाते हैं, प्रॉपर यहाँ पे डिवीजन कर दिया जाता है कि इंटीरियर पोलैरिटी कहाँ पे, पोस्टीरियर पोलैरिटी कौन सी है, तुम्हारे जीन जो होते हैं पूरा चीजों को डिटरमाइन कर देते हैं। तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स help to define the interior and the posterior polarities within each embryonic para segment। तो जो पैरा सेगमेंट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें पूरा का पूरा एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटीज का डिटर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। by regulating the transmission of signals by the two signaling pathway, दो signaling pathway यहाँ पे काम करते हैं। तुम्हारा WNT signaling pathway होता है, एक hedgehog signaling pathway होता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और सिग्नलिंग पाथवे में पढ़ा भी चुकी हूँ, तो आज एक और बार पढ़ लेंगे तो तुम्हें वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये तुम्हारे सेगमेंटेशन हो गया, ये प्रॉपर सेगमेंटेशन हो गया। सेगमेंटेशन के बाद में जो तुम्हारे पेयर रूट जीन्स है उन्होंने पैरा सेगमेंटेशन कर दिया था, सेगमेंट का भी पैरा सेगमेंट कर दिया था, ये पैरा सेगमेंट हो गया है। अब क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट किया वो तुम्हारे पेयर रूट जीन्स ने कर दिया। अब आते हैं तुम्हारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स पे। यहाँ पे जो तुम्हारे एंटीरियर से पोस्टीरियर में जो काम करते हैं बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर में जो काम करते हैं वहां पे विंगलेस काम करता है बेटा, और एनग्रील्ड हो गया। तो इनका अरेंजमेंट ऐसे देखा जाता है, इनका अरेंजमेंट ऐसे देखा जाता है पर्टिकुलर सेल्स में कि कैसे इनका जो पोलैरिटी है डिटरमाइन किया जाएगा। तो इन सेल्स में इनका जो एक्सप्रेशन है बेटा पूरे पूरे जो उसमें ऐसे देखने को मिलता है, विंगलेस होगा फिर एनग्रेल्ड होगा। और ये भी तुम्हारे गिलबर्ट से लिया गया है, तो जिन बच्चों ने भी देखनी है बुक तो वो देख सकते हैं वहां से। अब जिससे क्या होता है, ये तुम्हारा विंगलेस हो गया, एनग्रेल्ड हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ले लेती हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है एंग्रेल्ड और विंगलेस का, आपस में इंटरेक्शन होता है। फिर उसके बाद में तुम्हारी सेगमेंट पोलैरिटी जो है बेटा वो डिटरमाइन की जाती है। एक सेगमेंट ले लिया जहाँ पे तुम्हारा एंटीरियर पोर्शन होगा और जहाँ पे तुम्हारा पोस्टीरियर पोर्शन होने वाला है। एंटीरियर पोर्शन में तुम्हारा किसका एक्सप्रेशन होने वाला है, पोस्टीरियर पोर्शन में कौन किसका एक्सप्रेशन होने वाला है, ये पूरे पूरे इस पाथवे के थ्रू पता चलता है। जहाँ पे तुम्हारा जो विंगलेस का एक्सप्रेशन होता रहता है, ये तुम्हारा विंगलेस का एक्सप्रेशन हो गया, और जहाँ पे एंग्रेल का एक्सप्रेशन होता रहता है। और यहाँ पे दो पाथवेज काम करते हैं, एक तुम्हारा पाथवे काम करता है WNT पाथवे और एक काम करता है हेजहॉग पाथवे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों पाथवे यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद ही तुम्हारा क्या होता है, प्रॉपर जो एक्सप्रेशन है पोलैरिटी का देखा जाता है इन सेगमेंट्स में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहले मैं एक बार तुम्हें सिग्नलिंग पाथवे बता देती हूँ, हेजहॉग वाला बता देती हूँ, और दूसरा वाला बता देती हूँ, तुम्हारा पूरा यहाँ से समझ में आ जाएगा।
देखो, जब तक तुम्हारा कोई भी हेजॉग वाले पाथवे से कोई हेजॉग आके बाइंड नहीं करता है, कोई भी सिग्नलिंग पाथवे बाइंड नहीं करता है, हेजॉग प्रोटीन आके बाइंड नहीं करता है, उस टाइम में क्या होता है, ये स्मूदेंट होता है बिल्कुल अलग होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता है, पेस्ट मतलब प्रॉपर्ली इसको बाइंड करके रखता है कि तुम ज्यादा कुछ काम वाम मत करो। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होती है, जैसे तुम्हारा कोस्टल 2 हो गया, कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे, फ्यूज प्रोटीन हो गया। वो क्या करते हैं, इस क्यूबिटस इंटरप्टस को बेटा क्या करते हैं, क्यूबिटस इंटरप्टस को 155 को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में उसका क्लीवेज करा दिया जाता है। और क्लीवेज कराने के बाद में जो क्यूबिटस इंटरस 155 होता है वो 175 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे कन्वर्ट होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाने के ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस कर देता है, क्योंकि जो प्रोटीन है अगर वो टूटेगा नहीं, अगर वो टूटेगा नहीं तो एक्सप्रेशन होगा, अगर वो टूट जाएगा तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जब तक हेजोग नहीं आता है तो तुम्हारा एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है रिप्रेस रहता है। पहली बात तो ये। सेकंड वाली कंडीशन, जैसे तुम्हारा हेजोग आता है बेटा, जो आता है ये तुम्हारे पेस्ट वाले पाथवे से बाइंड करता है, फॉस्फोराइलेट करता है स्मूदेंट को भी, और स्मूदेंट क्या होता है, अलग हो जाता है, अपना काम करना स्टार्ट करता है, क्यों अब बोलता है कि मुझे नहीं आराम करना है, मुझे काम करना है। काम करने के बाद में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉर्मल तुम्हारा फ्यूज वगैरह अटैच था और उसको तोड़ने का काम कर रहे थे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मूदेंट क्या करेगा, इन प्रोटीन को अपने साथ बांध कर लेगा, उन्हें बोलेगा इसको छोड़ो, तुम्हें इसको नहीं मारना है। तो जो CI 155 होता है यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन या फिर क्लीवेज जो होता है पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि स्मूदेंट उनको पकड़ के रखता है कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। तो ये जो CI 155 है, दैट इज क्यूबिटस इंटरप्टस 155 होता है बेटा, ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। अगर ये टूटेगा नहीं, अगर इसका क्लीवेज नहीं होगा तो ये तुम्हारे न्यूक्लियस में जाएगा, जीन पर्टिकुलर पार्ट से बाइंड करेगा, यहाँ पे एक्टिवेटर जीन प्रोटीन्स आएंगे और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा दिया जाएगा। तो ये जो होता है बेटा तुम्हारा हेजॉग पाथवे होता है, ये याद में रखना है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, स्मूदेंट हो रहा है, पेस्ट यूज हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा क्यूबिटस इंटरप्टस जो है यूज हो रहा है। ओके, लेकिन आते हैं पाथवे पे, जो तुम्हारा कौन सा है, LRP हो गया तुम्हारा LRP हो गया एक, और ये तुम्हारा कौन सा हो गया तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा WNT बाइंड करने वाला है, फ्रिजल्ट हो गया, ठीक है, फ्रिजल्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब तक तुम्हारा WNT नहीं आता है तो इस कंडीशन में तुम्हारा डिसेबल्ड जो होता है बेटा एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि जो LRP होता है वो कुछ काम नहीं करेगा, उसको कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगा, कोई भी फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, तो तुम्हारा डिसेबल्ड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो GSK3 बीटा होता है बेटा, ये काइनेज क्या करता है, ये अपने साथ एक्सिन को लेगा, ठीक है, एक्सिन को लेगा और APC वाले एक फैक्टर को लेगा, दोनों को पकड़ेगा और बोलेगा चलो हम बीटा कैटेनिन को मारने चलते हैं। तो ये बीटा कैटेनिन को क्या करते हैं बेटा, फॉस्फोराइलेट करा देते हैं, क्योंकि GSK3 है, काइनेज वाली एक्टिविटी है, तो फॉस्फोराइलेट करा देगा। और जैसे इसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है उसका डिग्रेडेशन जो होता है बेटा यहाँ पे करा दिया जाता है, डिग्रेडेशन करा दिया जाएगा। तो जब कोई चीज न्यूक्लियस में जाएगी नहीं तो कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा जो WNT जो बात ये सॉरी WNT जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्यों, WNT वहां पे आके बाइंड कर जाता है, और बाइंड करते क्या होता है तुम्हारा, ये जो डिसेबल्ड है बेटा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में तुम्हारा यहाँ पे एक्सिन को यहाँ पे अपने साथ बांध दिया जाता है, और तुम्हारा जो GSK3 बीटा है बेटा वो एक प्रॉपर यहाँ पे टाइमरिक फॉर्म नहीं बना पाता है, इन सबके साथ नहीं मिल पाता है। अगर वो नहीं मिल पाएगा तो ये डिसेबल बेसिकली करता क्या है, GSK3 बीटा को इनहिबिट कर देता है कि तुम अपना काम यहाँ पे नहीं करोगे। अगर GSK3 बीटा यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बीटा कैटेनिन फ्री हो जाएगा, उसको वो फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। अगर फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा तो बीटा कैटेनिन कहाँ जाएगा बेटा, न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाने के बाद में अपने को एक्टिवेटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को वहाँ पे ऑन करा दिया जाता है। तो ये होता है तुम्हारा हेजोग पाथवे और WNT सिग्नलिंग पाथवे। तो अब हम पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा पाथवे इसमें होता क्या है। तो ये भी तुम्हारे WNT बायोलॉजी से लिया गया है, मैं एक बार समझाऊंगी फिर दो बार समझाऊंगी तो तुम्हें पूरा पूरा ऐसे क्लियर हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये चीज है इसमें, देखो ये एक सेल ये वाला हो गया, दूसरा सेल ये वाला हो गया, आपस में नेबर सेल्स हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक लंदन में है और एक तुम्हारा मुंबई में रह रहा है, नहीं, आपस में बिल्कुल पास पास सेल में है, ज्यादा दूर दूर के नहीं है, नेबर सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे विंगलेस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हेजॉग प्रोटीन का होता है, ये हेजॉग का है, और एंग्रेल्ड का यहाँ पे होता है, ठीक है, ये चीज याद में रखनी है। उसके बाद में जो विंगलेस प्रोटीन होती है बेटा, ये इस सेल में बन रही है, लेकिन इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, दूसरी सेल में प्रेजेंट है, जो कौन सा है, WNT वाला पाथवे जो है, ठीक है, ये है तुम्हारा WNT वाला पाथवे। ऑब्वियसली अगर फ्रिजल्ट और LRP है तो तुम्हारा WNT पाथवे ये वाला होगा, और ये वाला जो हेजॉग वाला पाथवे है बेटा, ये हेजॉग वाला पाथवे होगा। ये चीज याद में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब क्या होता है, तुम्हारा जो विंगलेस प्रोटीन होता है बेटा,
ठीक है, ये विंगलेस प्रोटीन का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैंने माना ट्रांसक्रिप्शन हुआ है विंगलेस प्रोटीन का, और विंगलेस प्रोटीन यहाँ पे बन जाती है, बन गई वो। बनने के बाद में क्या होगा, वो पड़ोस वाली सेल के पास में जाएगी, वहां पे एक्टिवेट करेगी, अपना काम नहीं करेगी, वो दूसरे वाली सेल के जाके गड़बड़ करेगी। तो वो क्या करती है, अपने जो डब्ल्यूएनटी पाथवे होता है वहां पे विंगलेस बाइंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे विंगलेस हमारी बाइंड करती है, और जैसे ही बाइंड करती है तुम्हारा फ्रिजल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रिजल्ट एक्टिवेट हो जाएगा मतलब क्या कर देगा, डिसेबल्ड को तो एक्टिवेट कर देगा। डिसेबल्ड क्या करता है, तुम्हारे किसको इनिबिट करता था, GSK3 बीटा को इनिबिट किया जाता था। अब याद रखना है, जब ड्रोसोफिला की बात करी जाती है तो यहाँ पे GSK3 बीटा का जो होमोलॉग है वो कौन है बेटा, ZW3 है, जो बिल्कुल उसके जैसे काम करता है। ZW3 जो है GSK3 बीटा जैसा ही है, जो ड्रोसोफिला का एक होमोलॉग है, ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब GSK3 बीटा को इनिबिट कर दिया है तो मतलब GSK3 बीटा तो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, ZW3 काम नहीं कर पाएगा। अगर ZW3 यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा तो मतलब बीटा कैटेनिन तो फ्री हो जाएगा। बीटा कैटेनिन को तो कोई तोड़ने वाला बचा ही नहीं है, फॉस्फोराइलेट करने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा कैटेनिन जो होता है बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि बीटा कैटेनिन का होमोलॉग कौन है, तो बेटा वो आर्माडिल्लो जो होता है तुम्हारे बीटा कैटेनिन का होमोलॉग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ZW3 क्या होता है, वो इनिबिट हो जाता है, और डिसेबल क्या करता है, आर्माडिल्लो विच इज द होमोलॉग ऑफ बीटा कैटेनिन, उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उसी का नाम है ये, सेम काम सेम है लेकिन नाम अलग है। अब ये जो आर्माडिलो एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस में जाता है, क्योंकि बीटा कैटेनिन है बेटा, वो तो न्यूक्लियस में एंटर करता था और ट्रांसक्रिप्शन कराता था जीन्स का। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तुम्हारे एंग्रेल का होता है बेटा, और तुम्हारे हेजोग का यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तुम्हारा हेजोग का होगा और एंग्रेल का जो ट्रांसक्रिप्शन बेटा देखने को मिलेगा। अब हेजोग क्या करेगा, वो अपने अपने सेल में तो शांति से नहीं बैठ सकता है, वो दूसरे सेल में जाएगा, अरे यहाँ पे मुझे देखना है, मेरे सेल में आके गड़बड़ करी ना इसने, मैं भी इसको बताऊंगा। तो हेजोग क्या करता है, तुम्हारे हेजोग पाथवे के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा। ठीक है, पेस्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, पेस्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जैसे बाइंड करेगा तुम्हारे स्मूदेंट भी आ जाएंगे उसके पास में। और स्मूदेंट अगर आ जाएंगे तो तुम्हारे जो और जो क्यूबिटस इंटरप्टर्स को जो तोड़ने वाले थे प्रोडक्ट, उनको वहां से हटा दिया जाएगा। क्यूबिटस इंटरप्टस जो होता है, जो कंप्लीट क्यूबिटस इंटरप्टस होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाने के बाद में उसमें जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो विंगलेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पाथवे होता है बेटा, ये पाथवे जो है तुम्हारा यहाँ पे चलता है। एक बार मैं और समझा देती हूँ तो तुम्हारा पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। देखो, जो विंगलेस होता है, याद रखना है, विंगलेस जो होता है तो किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, किस रिसेप्टर से बाइंड करता है, तुम्हारे WNT वाले रिसेप्टर से बाइंड करता है। जबकि तुम्हारा हेजोग हो गया, एंग्रेल्ड हो गया, बेसिकली एंग्रेल्ड बोला जाता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ये जो होता है तुम्हारा हेजोग पाथवे से बाइंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, तुम्हारा विंगलेस निकलेगा, विंगलेस निकलने के बाद में तुम्हारे फ्रिजल्ट वाले से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में LRP एक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। डिसेबल क्या करता है, नॉर्मली तुम्हारे GSK3 बीटा को इनिबिट कर दिया जाता है। तो ड्रोसोफिला में इसे क्या बोलते हैं, ZW3 बोलते हैं, तो उसको इनिबिट कर दिया जाएगा। और ये डिसेबल्ड क्या करता है, फिर एक्टिवेट करता है आर्मडिल्लो को, जिसे हम बोला जाता है बीटा कैटेनिन। अभी जो आर्मडिल्लो होता है वो तुम्हारा जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाने के बाद तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन करा दिया जाएगा एंग्रेल्ड का या फिर हेजॉक का। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करा दिया जाता है दोनों का। एंग्रेल्ड क्या करता है, तुम्हारा जाएगा हेजोग जो जाएगा वो तुम्हारे कहाँ पे जाएगा, इस वाले पाथवे पे जाएगा, हेजोग वाले पाथवे पे जाएगा। जाने के बाद में पेस्ट रिसेप्टर के साथ में जो स्मूदेंट है फिर एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो तुम्हारा क्यूबिटस इंटरप्टस होता है, उसका ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसका क्लीवेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यूबिटस इंटरप्टस क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन करा देता है विंगलेस जीन का। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बस की थ्योरी पढ़ लेते तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं खुद को हाइड करती हूँ क्योंकि शायद ना दिखे तुम्हें थ्योरी फिर। देखो, the maintenance of these pattern is regulated by the interaction between a cell expressing the wingless and those expressing engrade। एक जो एक्सप्रेस करती है विंगलेस को, जो दूसरी एक्सप्रेस करती है एंग्रेड को। तो ये जो दो रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो आपस में बातचीत होती है, उसकी वजह से तुम्हारे एक जो पोलैरिटी है, सेगमेंट पोलैरिटी है, वो तुम्हारा पॉसिबल यहाँ पे हो पाता है। द विंगलेस प्रोटीन, ठीक है, सीक्रेटेड फ्रॉम द विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स। तो जो विंगलेस प्रोटीन है, ये जो यहाँ पे सीक्रेट होती है, जो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स होती हैं, वो डिफ्यूज क्या होंगी बेटा, तुम्हारे एक एडिशन सेल के पास में डिफ्यूज हो जाएगी। नाउ द सेल्स एक्सप्रेसिंग एंग्रेड, तो ये वाली जो सेल जो नॉर्मली एक्सप्रेस क्या करी थी, एंग्रेड को एक्सप्रेस कर रही थी, उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा WNT सिग्नलिंग पाथवे होगा।
contain a receptor protein for wingless which we called frizzled 2, ठीक है, इसमें frizzled 2 होगा। Now this receptor activate the WNT signal transduction pathway, और ये जैसे तुम्हारा विंगलेस यहाँ पे बाइंड करता है बेटा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, हमारा WNT का जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में तुम्हारा एंग्रेल्ड जो जीन है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, तुम्हारा ZW3 एक्टिवेट हो जाएगा, आर्मेडिलो एक्टिवेट हो जाएगा, वो तुम्हारे न्यूक्लियस में जाएगा और एंग्रेल्ड का जो फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। Now this engreled protein activate the transcription of hedgehog gene in the engreled expression gene. तो अब ये क्या करेगा, तुम्हारा जो एंग्रेल है बेटा ये क्या करेगा तुम्हारा, अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा हेजोग जीन का। अब ये जो हेजोग प्रोटीन होता है बेटा वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स के पास में होते हैं, जो हेजोग रिसेप्टर्स होते हैं वो बाइंड करेगा, जो पेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो उसके नेबरिंग सेल के पास में ही होते हैं। When it bind to the adjacent or posterior cells, it stimulates expression of wingless gene. तो याद रखना है जो एंग्रेल्ड जीन होता है बेटा वो तुम्हारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिटरमाइन करता है, पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट बनता है उसको डिटरमाइन करता है। काफी इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना, तो ये चीज याद रखना है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिटरमाइन किया जाएगा बाय द एंग्रेल्ड। ओके, so the result is a reciprocal loop wherein the engreled synthesizing cell secrete the hedgehog protein, जो एंग्रेल को सिंथेसाइज कर रही हैं वो तुम्हारे hedgehog प्रोटीन बना रही हैं, जो मेंटेन करती है एक्सप्रेशन ऑफ द विंगलेस जीन, जो वापस में तुम्हारे विंगलेस जीन के एक्सप्रेशन को मेंटेन कर रही हैं। वाइल जो विंगलेस सीक्रेटिंग सेल्स है वो क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है एंग्रेल के एक्सप्रेशन को, तो आपस में एक रेसिप्रोकल लूप बनाती है। और तुम्हारा जो एंग्रेल होता है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिटरमाइन करता है एक सेगमेंट के, तो जो तुम्हारा पोस्टीरियर पोलैरिटी डिटरमाइन की जाएगी पर्टिकुलर पैरा सेगमेंट्स के अंदर की, तो वो तुम्हारा एंग्रेल पॉसिबल होता है इस चीज को करने के लिए। तो ये भी याद रखना है, तो तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद तुम इस चीज को समझो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगी प्रॉपरली। देखो देखो, the anterior posterior compartment of each segment of the Drosophila is defined by the wingless and the engrel genes. The following statements are given toward explaining their regulation. मैं बताना था कि इनका रेगुलेशन कैसे होने वाला है। विंगलेस इज अ सीक्रेट फैक्टर, तो बेटा एक चीज याद रखनी है कि जब मैं इसकी बात करती हूँ, एक सेकेंड, देखो जब मैं इसकी बात करती हूँ कि जो विंगलेस है बेसिकली तुम्हारा सीक्रेट फैक्टर है कि नहीं है, तो हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट टुवर्ड्स द रेगुलेशन ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द सेगमेंट। Now, this cubitus interruptus is an intracellular signaling molecules in the engreled expression cells. तो क्या ये जो क्यूबिटस इंटरप्टस था, जो सी आई था, क्या तुम्हारे एंग्रेल एक्सप्रेसिंग सेल्स में था? तो बेटा ये देखो, क्या तुम्हारे ये क्यूबिटस जो इंटरप्टस है ये तुम्हारे कहाँ पे दिख रहा है, ये विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स में दिख रहा है, ये एंग्रेल एक्सप्रेसिंग सेल्स में नहीं दिख रहा है। ये चीज याद में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो नहीं था, अगर ये वाला पॉसिबल नहीं था तो तुम्हारा ये सी वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया, ये सी वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया। तो सॉरी, देखो बीटा कैटेनिन होमोलॉग इन द सिग्नलिंग पाथवे मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ द एंग्रेल्ड व्हिच गेट्स क्लीव्ड बाय द GSK3 होमोलॉग। तो तुम्हें पता है कि जो बीटा कैटेनिन जो होमोलॉग होता है बेटा, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो तुम्हारे एंग्रेल के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, जो उसके ऊपर प्रेजेंट है तुम्हारा, which get cleaved by the GSK3 homolog। तो GSK3 का जो होमोलॉग होता है, जिस तुम्हारा यहाँ पे अगर वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो ये जो ZW3 है बेटा, ये होमोलॉग है तुम्हारे GSK3 बीटा का, ये बता चुकी हूँ। और ये आर्माडिलो जो है बीटा कैटेनिन का तुम्हारा होमोलॉग है। तो अगर GSK3 बीटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अगर बीटा कैटेनिन यहाँ पे होता, आर्माडिलो होता, तो उसका क्लीवेज करा दिया जाता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर, तुम्हारा एक इसी ऑप्शन से आने वाला था, आंसर क्या हो जाता, डी विल बी राइट वन। तो अभी हम देखते हैं आगे भी। एंग्रेल रेगुलेट द विंगलेस थ्रू द, जो एंग्रेल होता है वो रेगुलेट करता है विंगलेस
टू द हेजहॉग, तुम्हें पता है कि जो एंग्रेल होता है वो कहाँ पे होता है, एंग्रेल एक्सप्रेसिंग सेल्स में होता है। हेजोक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हेजोक क्या करता है तुम्हारे ये विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स में आएगा, उसका रेगुलेशन किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। हेजोक पाथवे के थ्रू तुम्हारा एंग्रेल क्या करता है, विंगलेस को रेगुलेट करता है। विच फॉर्म अ शॉर्ट रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो पास में ही जाएगा काम, तुम्हारे लंदन और मुंबई का बात नहीं चल रहा है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। एंग्रेल इज अ सीक्रेटरी फैक्टर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा नहीं, जो एंग्रेल है एक तुम्हारा सीक्रेटरी फैक्टर तो है, लेकिन इतना लॉन्ग रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाएगा, तो वहां पे हेजॉग जो बनता है उसके थ्रू तुम्हारा यहाँ पे रेगुलेशन किया जाता है। विंगलेस इज अ सीक्रेटरी फैक्टर, तभी तुम्हारा सीक्रेशन होने के बाद में वो जाके बाइंड करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आंसर होगा डी विल बी योर राइट वन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो प्लीज सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। और ये वाला पार्ट जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जहाँ पे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में पढ़ते हैं, पूरा डेवलपमेंटल पूरा पढ़ते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। तो 1 मिनट है तुम्हारे पास, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। देखो, द होमोलॉग ऑफ द बीटा कैरोटीन इन द ड्रोसोफिला इज, जो होमोलॉग होता है बीटा कैरोटीन का ड्रोसोफिला में, फ्यूचर तराजू कहाँ पे था बेटा, ये तो तुम्हारा पेयर रूल जीन था। ठीक है, पेयर रूल जीन था, तो ये तुम्हारा होमोलॉग नहीं हो सकता बीटा कैरोटीन का। एंग्रिल जो होता है वो तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है उसका, लेकिन ये किसी का होमोलॉग नहीं होता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यूबिटस इंटरप्टस जो होता है तुम्हारे विंगलेस जो सिक्रेटरी फैक्टर्स होते हैं, विंगलेस एक्सप्रेसिंग जो जीन्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होगा, तो इसका होमोलॉग नहीं होता है। जो आर्माडिल्लो होता है बेटा, वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा बीटा कैरोटीन का होमोलॉग होता है, और इसको जो इनहिबिट कर सकता है, GSK3 बीटा इनहिबिट कर सकता है बीटा कैरोटीन को, और इसका जो होमोलॉग होगा वो तुम्हारा ZW3 होगा, वो तुम्हारे आर्माडिल्लो को भी इनहिबिट कर सकता है, तो ये चीज याद में रखनी है। जो आर्माडिल्लो होता है वो तुम्हारे बीटा कैरोटीन का होमोलॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसको। 1 मिनट है तुम्हारे पास। देखो, सेगमेंटेशन जीन्स इन द ड्रोसोफिला आर डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स। तुम्हें पता है कि जो सेगमेंटेशन जीन्स होते हैं, जो तुम्हारे जाइगोटिक जीन्स होते हैं, सेगमेंटेशन बेसिकली कराते हैं, वो 3 ग्रुप में मतलब डिवाइडेड होते हैं। एक तुम्हारा गैप जीन होता है, एक तुम्हारा पेयर रूट जीन होता है, एक सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर म्यूटेंट फिनोटाइप, कि जो भी जिनका म्यूटेंट फिनोटाइप बनता है, जैसे यहाँ पे गैप का प्रोडक्शन हो जाता है, यहाँ पे पेयर रूट में से पूरा प्रॉपर नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, और अगर सेगमेंट पोलैरिटी जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। Below are the sum of the major genes expressed in the sequential manner। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक कुछ जो जीन्स है वो sequential manner में दे रखे हैं with respect to the groups affecting the segmentation pattern। अब तुमसे पूछा गया है which of the above sequences of genes expressed from early to the late embryo are the correct one। तुम्हें बताना है जो मैंने तुम्हें अभी तक समझाया है कि उसका एक्सप्रेशन जो होता है जीन्स का, वो अर्ली टू लेट में कैसे देखने को मिलने वाला है, सिर्फ इतना समझाना था तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में। अगर तुम पी वाला देखोगे, यहाँ पे हेयर ही दे रखा है, पेयर्ड दे रखा है, टेलेस दे रखा है, पैच दे रखा है। ठीक है, अब तुम अगर देखोगे, मैं तुम्हें पूरा स्लाइड वो वाला यहीं पे दिखा देती हूँ एक बार, तो आई थिंक समझ में आ जाएगा उसके थ्रू तुम्हें सारा का सारा। देखो, यहाँ पे पेयर्ड दे रखा है, टेलेस दे रखा है, टेलेस तुम्हारा किस में आ गया, ये तुम्हारे गैप जीन्स में आ चुका है, पेयर्ड तुम्हारा पेयर रूट जीन्स में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या दे रखा है, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे फिर पैच दे रखा है, तो जो हेयर ही हो गया, पेयर्ड हो गया, टेलस हो गया, इसका कोई भी अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हेयर ही चीज जो हो गए, है ना, जो तुम्हारे हेयर ही हो गए, पेयर्ड हो गए, टेलस हो गया, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन देखो, यहाँ पे हंचबैक हो गया, तो हंचबैक किस में होता है, गैप जीन्स में होता है। इवन स्किप्ड जिसमें होता है, वो तुम्हारा होता है जब तुम उसकी बात करते हो, वो पेयर रूट जीन्स का प्राइमरी की बात करते हो, प्राइमरी की बात करते हो, तो इवन स्किप्ड होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया है। दूसरी जो तराजू होता है बेटा, पेयर रूट जीन्स होता है, लेकिन सेकेंडरी वाला होता है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया है, फूशी तराजू वाला।
उसके बाद में तुम्हारा जो तुम्हारा सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं उसमें विंगलेस देखने को मिलता है। तो आई थिंक पूरा प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे कि हंचबैक तुम्हारा गैप जीन हो गया, ये प्राइमरी पेयर रूट जीन हो गया, सेकेंडरी पेयर रूट जीन हो गया, तुम्हारा विंगलेस वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे देखने को सही मिलेगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अवर सीक्वेंस ऑफ द जीन्स एक्सप्रेस फ्रॉम अर्ली टू लेट एम्ब्रियोज आर द करेक्ट वन। सेकंड आता है तुम्हारा एक ऑड स्किप्ड हो गया। ऑड स्किप्ड कौन सा होता है? सेकेंडरी पेयर रूट जीन होता है, ठीक है। जाइंट किस में आता है? तुम्हारे गैप जीन्स में आता है। तो ये तो यहाँ पे देखते ही तुम्हें बिल्कुल गलत कर देना चाहिए था कि यहाँ पे तो गैप और पेयर रूट को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अगर आर गलत होगा बेटा तो ये वाला ऑप्शन भी गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पी वाला गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से गया। अब देखते हैं क्यू वाला ऑलरेडी सही था हमारा, तो और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो जो डी वाला हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। ये टेलेस हो गया बेटा। टेलेस कौन सा होता है? गैप जीन होता है। तुम्हारा फेहेरी कौन सा हो गया? तुम्हारा प्राइमरी प्राइमरी जून पेयर रूल जीन होता है ये। उसी तरह जो कौन सा होता है? सेकेंडरी पेयर रूल जीन होता है। और जो गूसबेरी है बेटा, गूसबेरी आता है तुम्हारा ये जो सेगमेंटल पोलैरिटी जीन होते हैं उसमें तुम्हारा गूसबेरी देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार वो देख लीजिए, तुम्हारा पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, सेगमेंट पोलैरिटी जो जीन है उसमें क्यूबिटस इंटरप्टस आता है, विंगलेस आता है, पेस्ट आता है, एंग्रिल्ड आता है, हेजॉग आता है, आर्madillo, फ्यूज और गूसबेरी भी तुम्हारा किस में आता है? सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स में आता है। तो इस चीज को याद में रखना है, अगर कभी क्वेश्चन में आता है। हेयरी हो गया, इवन स्किप्ड हो गया, रंट हो गया, ये तुम्हारे प्राइमरी पेयर रूट जीन्स होते हैं। और ये फ्यूचर तराजू हो गया, ऑड स्किप्ड हो गया, पेयर्ड हो गया, स्लॉपी पेयर्ड हो गया, तुम्हारे सेकेंडरी पेयर रूट जीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो खुद से। तुम्हारे पास 1 मिनट है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो अभी प्लीज सो मत, ठीक है। आराम से उठो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, पूरा रेगुलर बेसिस पे अपना पूरा यूनिट खत्म करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। लास्ट में जो तुम उठने की आदत है ना, वो प्रॉब्लम बहुत है। तो तुम्हें सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देखो, एंग्रियल एक्सप्रेशन द ड्रोसोफिला डिफाइंस। अगर एंग्रियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ड्रोसोफिला को, तो यहाँ पे एंटीरियर मार्जिन ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट का एंटीरियर मार्जिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। पोस्टर मार्जिन ऑफ ईच पैरा सेगमेंट, ईच पैरा सेगमेंट नहीं बेटा। सेगमेंट का जो तुम्हारा पोस्टर पोर्शन होता है, जैसे ये तुम्हारा एंटीरियर पोर्शन हो गया, उसका ये पोस्टर वाला पोर्शन हो गया, तो ये जो पोस्टर पोर्शन की जो पोलैरिटी होती है उसे डिटरमाइन किया जाता है एंग्रिड के द्वारा। तो ये होगा तुम्हारा डी विल बी योर राइट आंसर कि पोस्टर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट का जो पोस्टर कंपार्टमेंट होगा वो तुम्हारा एंग्रिड जो होगा वहां पे एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर देगा। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट वन। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। प्रॉपर फ्री क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है अनअकैडमी ऐप पे। तो आप अगर अनअकैडमी ऐप पे भी पढ़ना चाहते हैं तो कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना। जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। केयूएम 10 अप्लाई करने से क्या होगा, आपको एक कोड अप्लाई करना पूछा जाता है जब आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करते हैं, फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो इस कोड अप्लाई करने से क्या होता है, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और याद रखना है, जो सुबह वाली क्लास होती थी बेटा आपकी 10 बजे क्लास होने लग गई है अब, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कराती हूँ। तो अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 4 बजे क्लास होती है जो बिल्कुल लाइव होती है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो है तुम्हारी रिकॉर्डेड वन है। तो अगर आपको प्लस का जो क्लासेस है अगर वो लेने हैं बेटा, तो ये तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाता है। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विज सेशन होते हैं आपके, उसके बाद टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराई जाती हैं, डाउट सेशंस होते हैं। तो आपको सारी चीजें यहाँ से कवर करा दी जाती हैं। प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है कि आपके जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, तुम्हारे जितने भी सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं।
नॉर्मली तुम्हारे डेली तुम्हारे कम से कम 15 क्लासेस लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद भी तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मेरा जो कोर्स है बेटा 5th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट पहले कवर करा रही हूँ। मैं तुम्हें फर्स्ट यूनिट से लेके 11th यूनिट तक कवर कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ले लें, क्योंकि अभी से तुम्हारी सीएसआई की जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पहली बात तो। प्राइस तुम्हारा काफी बढ़ने वाला है, प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों ने भी प्लस के कोर्सेज लेने हैं तो प्लीज वो अभी जल्दी ले लेना, वरना प्राइस बढ़ने के बाद में फिर मत सोचना कि हम लोग पहले ही ले लेते हैं। तो प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, और ये मैं बहुत क्लासेस में बता भी रही हूँ तुम लोगों को ये चीज, क्योंकि अगर बाद में प्राइस बढ़ जाएगा तो तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। फिर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या करना होता है, चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6, 12 24 मंथ्स वाला चूज कर सकते हैं। अबाउट 6 मंथ्स में तुम्हें 9,450 पे करना होता है, 12 मंथ्स में 11,550 पे करना होता है, और 16,800 पे करना होता है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 12 मंथ्स का तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM 10 आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद में आपको 10% का यहाँ पे ऑफ देखने को मिलता है। अबाउट तुम्हें 11,550 आपको पे करना होता है, उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज करने के बाद में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कुमकुम 10 अप्लाई करने के बाद में ही आपको 10,395 पे पे करना होता है। फिर आपको पेमेंट करना होता है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं, यूपीआई वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई वाले थ्रू ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अन अकेडमी पे ऐप में अगर आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है कोड, जिसकी वजह से आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस आपको मिल जाती हैं। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सीएसआई और यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा यूट्यूब पे नया है, ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।